हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कि हम साइंस के बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विटीकल्चर क्या है। तो जो विटीकल्चर है ना, ये अंगूर की खेती को बोलते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। बाकी आपका सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं और फलों की खेती को फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर आपका रेशम पालन से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर जाएगा। सेरीकल्चर जो होगा वो रेशम पालन से संबंधित है। बाकी आपका पक्षी पालन को ऑर्निथिकल्चर और मछली पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि दैट इज़ इसको बोलते हैं पीसीकल्चर। पीसीकल्चर इसको आपका एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपी कल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपीग्राफी। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपीग्राफी जो होता है वो शिलालेखों के अध्ययन को एपीग्राफी बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर जो है। शिलालेखों के अध्ययन को एपीग्राफी बोलते हैं। बाकी आपका सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का वर्णन को इथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इथोलॉजी का मतलब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर का हम जो होता है वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। जिस भी विज्ञान में वानर, वन मानुष आदि का व्यवहार किया था उसको प्राइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कोशिकीय घटक जो अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता वो है हमारी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई संरचना क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होगा वो पूरा टोटल होगा वो आपका 70S होगा। अब इसमें 70S में से तो फिर ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 50S एंड 30S। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें 30.5 किलो मोल ऊर्जा जो होती है मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है। तो कोशिकीय प्रक्रिया के लिए जो ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में निहित होती है। एटीपी इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो वो जो कोशिकांग जिसको आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग्स के रूप में जानते हैं वो है हमारा लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स क्या होता है, जितने भी मृत चीज़ें होती है हमारी कोशिकाओं में उनको अपने अंदर लेकर पचाकर ख़त्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो ये जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों के जहरीले पदार्थों को खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो जनरली कोशिका सिद्धांत है तो उन्हीं जीवों पर लागू होगा जिसमें कोशिका पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कवक है, जंतु हैं, शैवाल है, इन सब में ये तो कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन विषाणु को हम एक प्योर मतलब ट्रू सेल तो नहीं कह सकते, तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो ये रॉबर्ट हुक ने जो था ये प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज हम सबको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली जैसा द्रव होता है जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है
कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। एक पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है जो कोशिका के बाहरी बाह्यतम आवरण है जो उसके अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, जिसमें पानी की कमी के कारण जो कोशिका होती है वो संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट इक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस से किस चरण का गठन करता है? तो ये जो होता है माइटोसिस के मेटाफेज का गठन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट आंसर, दैट इज मेटाफेज। इस फेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है ना, वह इक्वेटोरियम प्लेट पर संरेखण माइटोसिस के चरण का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो ये प्रोटीन, लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए आपकी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज गाल्जी काय। ये जो होती है प्रोटीन, लिपिड और परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो ये आपकी लाइसोसोम होती है। जो लाइसोसोम होती है ये पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट आंसर। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? सबको पता है, पुरकिंजे भाईचारा ने दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर। जोहान इवानिशिक पुरकिंजे भाई साहब ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा है। अब नेक्स्ट इज दैट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। तो ये पता है आपको, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या करती है, किसी भी बाह्य सामग्री को जो कि खराब हो चुके हैं उनको पचाकर साफ करने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाएं समांतर जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, तो सही बात है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाई जाती, बिल्कुल लवक तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। 20 ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग है। पादप कोशिका की जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं देन कंपेरिजन ऑफ जंतु कोशिका। तो यहाँ पे तो दिया है कि जंतु कोशिका की तुलना में छोटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो किसी भी कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग वो तब आपका नाभिक होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सबको पता है जीवन की मूलभूत इकाई हमारा कोशिका हो जाए। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना यही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारा ये 25 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।